एक बार फिर से आपका एग्ज़ाम गुरुजी बाय अरविंद सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए आपके जो मॉडल पेपर की सीरीज चल रही है उसमें आगे बढ़ते हुए आज के हम अगले मॉडल पेपर को कंप्लीट करेंगे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। गाइज, इसके पहले के जितने भी मॉडल पेपर हुए हैं, चाहे वो आपका महाभारत बैच का हो या फिर किसी अन्य पब्लिकेशन का हो, जो भी मॉडल पेपर मैंने कंप्लीट किए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाओ। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। फिलहाल चलिए आज के इस मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। सारी मॉडल पेपर की जो प्ले लिस्ट की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं कोशिश करूँगा दे दूँगा, अदरवाइज़ आप प्ले लिस्ट चेक कर ही सकते हैं भाई, इतने तो आप समझदार हैं ही। चलिए आज के इस मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं और सवाल नंबर 1 आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल आपके सामने है और देखिए ये सवाल जो है आपका, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 के सेकंड शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। सवाल आपके सामने है कि निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है। देखिए पंजाब का वाद्य यंत्र है लकड़ियों की कई छड़ियों से। अगर मैं कई छड़ी की बात करूं तो कुल मिलाकर के इसमें 14 लकड़ियां लगती हैं या 14 लकड़ी की छड़ियां लगती हैं और उसका नाम जो होता है वो होता है चिक्का। चिक्का जो है ये पंजाब का एक मशहूर वाद्य यंत्र है और ये भांगड़ा और मलवाई गिद्दा के मतलब अवसर पे किया जाता है। ये चिक्का जो होता किस तरीके से या फिर दिखता कैसे, मैं दिखा दूँ। एक बार आप यहाँ पर इस चिक्का को देख लीजिए। देखिए यहाँ पे अगर कहा जाए ऊपर से काउंट किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 7 लकड़ियाँ आगे और इसके पीछे भी 7 लकड़ियाँ, यानी कुल मिलाकर के 14 लकड़ियाँ लगी होती हैं और इसे ही कहा जाता है चिक्का। तो एक बार आप यहाँ पर देख लीजिए। अब आपका यहाँ पे जो डाउट है कि चिक्का किस तरीके से होता है वो आपने यहाँ पर देख लिया होगा। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में कौन सा भारतीय शहर सर्वश्रेष्ठ रहा। आपको बताना है कि ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में कौन सा भारतीय शहर सर्वश्रेष्ठ रहा। देखिए सर्वश्रेष्ठ अगर बात की जाए तो भारत का है और ये भारत का सर्वश्रेष्ठ है। बाकी अगर मैं ऑल इंडिया की बात करूँ तो जो ऑल इंडिया में 350वें रैंक पे आ रहा है और वो है अपना नई दिल्ली। तो नई दिल्ली जो है ये ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में 350वें स्थान पर है, लेकिन भारत में सर्वश्रेष्ठ रहा, तो राइट हो जाएगा ए आंसर। दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर 1 पे या पहला स्थान कौन सा रहा है तो ये जो है ये है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है पहला स्थान है इसका। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है अगर कहा जाएगा तो ध्यान रखिएगा यूनाइटेड किंगडम के लंदन में। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, इसका हेड क्वार्टर जो है लंदन में है। तीसरी बात आप ध्यान रखिएगा, इसमें कुल मिलाकर के 1000 जो हैं ये शहर शामिल किए गए थे और सबसे अंत में 1000वें पे जो आ रहा है वो आ रहा है उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर। ये सबसे अंतिम में आ रहा है। तो 1000वें पे ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में 1000वें स्थान पे जो है वो है उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर। तीसरी बात आप ध्यान रखिएगा कि जो ये ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स है ये 5 श्रेणियों के आधार पर दिया जाता है या फिर कहा जाए 5 श्रेणियों के आधार पर इसे दिया जाता है। वो है आपका पहला अर्थशास्त्र, दूसरा मानव पूंजी, तीसरा जीवन की गुणवत्ता, चौथा पर्यावरण और पांचवा आपका शासन। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल क्या कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है। आपको बताना ये है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बी आंसर, 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो बी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट वाले कि महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन के रचयिता कौन है, इसका आंसर आपको बताना है। देखिए वैष्णव जन जो है इसके रचयिता जो हैं वो है नरसिंह मेहता। राइट हो जाएगा आपका सी आंसर। नरसिंह मेहता जो कि यहाँ पे गुजराती भाषा से संबंधित हैं, गुजराती भाषा में ही इन्होंने वैष्णव जन भजन जो है लिखा था जो कि महात्मा गांधी के प्रिय भजन था। तो राइट हो जाएगा, इसके रचयिता कौन है, नरसिंह मेहता। सी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि अस्थि सुशीरता से प्रभावित होता है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बोन्स यानी हड्डियाँ। सी आंसर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, क्वेश्चन नंबर 6।
तो ये जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजातशत्रु। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, अजातशत्रु। नेक्स्ट है, योगक्षेम वहायाहम किसका आदर्श वाक्य है? योगक्षेम वहायाहम ये किसका आदर्श वाक्य है? तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा LIC ऑफ इंडिया यानी भारतीय जीवन बीमा निगम का। तो बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय जीवन बीमा निगम का। आपने LIC का अगर लोगो देखा है तो उस लोगो में नीचे लिखा है योगक्षेम वहायाहम, ये जो है LIC का ही मोटो है, तो इसको ध्यान रखिएगा। राइट जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा वी आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य यानी खाड़ी अलग करता है? कहने का मतलब ये है कि भारत और श्रीलंका को कौन सी खाड़ी अलग करती है? तो वो हो जाएगा पाक स्टेट यानी पाक जलडमरू मध्य। डी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट सवाल कि 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पे उपहार में दिया था? 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पे उपहार में दिया? तो वो जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मुंबई। राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर। सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मुंबई शहर को उपहार में किसे दिया गया था? तो इंग्लैंड के जो चार्ल्स द्वितीय थे इन्हें ये उपहार में दिया गया था, यानी दहेज के तौर पे। तो राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट है कि भारत निर्वाचन आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उपलब्ध कराया गया चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो इलेक्शन बॉन्ड प्रोवाइड करवाया गया, इससे संबंधित डेटा किस तिथि को सार्वजनिक किया था? तो ये जो हो जाएगा 21 मार्च 2024 को। राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, 21 मार्च 2024 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो भी हमारे डियर बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी 21 मार्च 2024। नेक्स्ट है आपके सामने, किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? तो जो हो जाएगा आपका राइट उत्तर ये हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। वी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को और किस नाम से जाना जाता है? तो जो धनपत राय है ये मुंशी प्रेमचंद का पुराना नाम है, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सी आंसर। फिराक गोरखपुरी के नाम से जो प्रसिद्ध हैं वो कौन है? तो ये हैं रघुपति सहाय। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है आपके सामने, सवाल क्या कह रहा है? नेक्स्ट है कि IIT दिल्ली अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर किस स्थान पे शुरू करेगा? IIT दिल्ली जो है ये पहला स्थान किस स्थान पर जो अंतर्राष्ट्रीय परिसर है किस स्थान पे शुरू करेगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आबू धाबी में। राइट उत्तर हो जाएगा 13 नंबर सवाल का ए आंसर आपका हो जाएगा आबू धाबी। नेक्स्ट एंड अगला सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14, हरिवंश राय, ये हरिवंश गलत लिखा है, ये इस तरीके से होगा। हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? आपको बताना है हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? तो ये जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मधुशाला। यहाँ पे ये मधुशाला ही लिखा जाएगा क्योंकि ये नाम है एक तरीके से। तो मधुशाला, डी आंसर राइट हो जाएगा मधुशाला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात की जाए अगर यहाँ पे नज़ीरुल गीत की, तो नज़ीरुल गीत जो है ये बांग्लादेश के एक राष्ट्रीय कवि के नाम से प्रसिद्ध हैं, काजी नजरुल इस्लाम। उन्होंने नज़ीरुल गीत को लिखा है। गीतांजलि कहा जाए तो इसे आप जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। राज सरंगी जो है जिसमें कश्मीर के राजाओं का इतिहास दर्शाया गया है, ये कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है। तो राइट क्या हो जाएगा आपका? डी आंसर यहाँ पे मधुशाला। अगला है कि निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंडिया गेट। तो 15 नंबर सवाल का राइट उत्तर हो जाएगा इंडिया गेट। अगला है कि किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? आपको बताना है कि इसमें से किसकी आत्मकथा का टाइटल गोल है। 16 नंबर सवाल जो है ये आपका हो जाएगा 1952 में प्रकाशित हुआ था मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी, जिसका शीर्षक गोल है। तो राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला है कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? देखिए www जो है इसका फुल फॉर्म की बात की जाए तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसके जो आविष्कारक हैं ये हैं टिम बर्नर्स-ली। राइट हो जाएगा डी आंसर, टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस राज्य में जंगल की आग से निपटने के लिए बॉबी बॉकेट ऑपरेशन चलाया है?
बताइए राइट उत्तर क्या हो जाएगा। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस राज्य में जंगल की आग से निपटने के लिए बॉम्बी बॉकेट ऑपरेशन चलाया। तो ये हो जाएगा आपका बी आंसर, उत्तराखंड में। बी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस शहर में है। तो देखिए महर्षि वाल्मीकि का आश्रम जो है ये ब्रह्मवर्त में स्थित था, लेकिन वर्तमान में कहा जाए तो ये उत्तर प्रदेश के बिठूर में है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। अगला है कि अपनी कीर्ति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है। बताएंगे राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पृथ्वीराज रासो जो कीर्ति है चंद्रबरदाई की है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका बी उत्तर चंद्रबरदाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था। बताइए। देखिए जो राष्ट्रीय कवि हैं, नेशनल पोएट हैं मैथिली शरण गुप्त है, इनका जो जन्म है ये उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मथुरा कला विद्यालय किस कला के दौरान अपने शीर्ष पर था। मथुरा कला विद्यालय किस काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। तो ये कुषाण काल के दौरान था। राइट हो जाएगा बी उत्तर कुषाण। कुषाण जो है इसी अगर कहा जाए सबसे प्रतापी या सबसे इसके जो फेमस राजा थे वो कौन थे, तो इसको ध्यान रखिएगा कनिष्क जो है ये कुषाण वंश से ही संबंधित हैं। और इसके अलावा कहा जाए कुषाण वंश के संस्थापक किसे माना जाता है, तो कुजुल कटफिसस को उस कुषाण वंश का संस्थापक भी माना जाता है। अगला आपके सामने है कि गुप्त काल का टेराकोटा जिसे पक्की मीट की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर माना जाता है, ये उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। देखिए पक्की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर जो है ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। राइट हो जाएगा वी उत्तर आपका कानपुर में। नेक्स्ट है आपके सामने हाल ही में निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। आपको बताना है कि इसमें से किसे ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 सम्मानित किया गया। तो ये हो जाएगा चंद्रकांत सतीजा को। राइट हो जाएगा सी आंसर चंद्रकांत सतीजा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया। तो ये जो है ये रानी अहिल्याबाई द्वारा किया गया था। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त जिसका मतलब है भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण, इसके पद का सृजन जो है कब किया गया। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त पद का सृजन जो है 1975 में किया गया था। सी आंसर राइट हो जाएगा आपका 1975 में। नेक्स्ट वाले आपके सामने कि फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था। देखिए फर्रुखाबाद जो गंगा नदी के किनारे हैं इसके मुगल घाट का निर्माण जो है ये औरंगजेब द्वारा करवाया गया था। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब। अगला है आपके सामने कि निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है। इसमें से किस नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड के क्षेत्र में किया जाता है। दूसरी बात ये फसल कटाई के समय खुशियाँ मनाई जाती हैं फसल कटाई के उपलक्ष्य में, और ये जो है सौरा हो जाएगा। डी आंसर राइट हो जाएगा सहरा या सौरा। अगला सवाल 29 नंबर सवाल है कि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। आपको ये बताना है कि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। मोती मस्जिद की जो आगरा की जो मोती मस्जिद है ये शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। बी आंसर राइट होगा। अगला है कि डैश डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए एक स्थापित राजकीय दस्तावेज है, वो क्या है। तो वो हो जाएगा रेड डेटा बुक। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि निम्नलिखित में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा कोशिकाओं का भाग है जो कि पशु कोशिका में नहीं होता। देखो पशु कोशिका में कहा जाए तो न्यूक्लियस यानी जो कोशिका का केंद्रक होता है, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य जो होता है ये भी होता है, और जो सेल मेंबर या कोशिका झिल्ली होती है ये भी होती है। लेकिन जो सेल वॉल है यानी कोशिका भित्ति है ये पशुओं की कोशिकाओं में नहीं होता है। तो सी उत्तर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला आपके सामने कि निम्न में से किस जाति या किस स्पीसीज में बाह्य निषेचन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है ये किस स्पीसीज में होता है। तो ये जो है ये मेढक में होता है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मेढक में। अगला आपके सामने कि मानव में आवाज़ किसके द्वारा उत्पादित होती है। मानव में आवाज़ जो है किसके द्वारा उत्पादित होती है, या फिर मानव में आवाज़ जो है किस तरीके से किसके द्वारा निकलती है। तो ये कंठ या फिर लाइरेक्स के द्वारा। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लाइरेक्स या फिर कंठ के द्वारा। अगला है कि निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो कि 22 मई को मनाया गया, तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम क्या रही, या फिर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 224 की थीम क्या रही। तो ये हो जाएगा बी पार्ट ऑफ द प्लान यानी कि योजना का हिस्सा बने। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बी पार्ट ऑफ द प्लान यानी योजना का
हिस्सा बने। अगला है कि निम्न में से कौन सी मुद्रा कपास की खेती हेतु सबसे उपयुक्त होती है। आपको बताना है इसमें से कौन सी मुद्रा है जो कपास की खेती हेतु सबसे उपयुक्त होती है। देखिए, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो होती है वो होती है ब्लैक सॉयल या फिर कहा जाए काली मिट्टी। और जो ब्लैक सॉयल या काली मिट्टी है इसे आप कपासीय मिट्टी, लावा मिट्टी, रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, तो राइट हो जाएगा आपका काली मिट्टी या ब्लैक सॉयल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत में स्थानीय प्रजाति, वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, का उदाहरण नहीं है। अब देखिए, अगर कहा जाए एक सिंगी गैंडा, ये अगर कहा जाए तो एक ही जगह पे मिलता है। बंगाल टाइगर भी आपका बंगाल के ही साइड में मिलेगा, मिथुन भी आपका एक साइड में मिलेगा। लेकिन गाय की बात की जाए, गाय जो है आपका ये कई जगहों पे मिल सकता है। जैसे अगर कहा जाए हमारे यहाँ भी गाय है, आपके यहाँ भी गाय है, और अगर आप चले जाओगे नेपाल वहाँ पे भी आपको गाय मिलेगी, और इसके अलावा अमेरिका चले जाओगे तो वहाँ पे भी आपको गाय मिलेगी। तो गाय जो है लगभग कहा जाए तो सभी जगहों में मिलती है, जबकि मिथुन, बंगाल टाइगर, एक सिंगी गैंडा ये जो हैं ये आपको एक ही भौगोलिक क्षेत्र पे मिलेंगे। तो यहाँ पे कौन सा नहीं होगा, डी आंसर राइट होगा गाय। नेक्स्ट सवाल है 37 नंबर सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए, एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है ये बॉक्साइट ही होता है। तो एल्यूमिनियम का अयस्क जो बॉक्साइट है उसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो होता है यह है उड़ीसा। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। नेक्स्ट है आपके सामने सवाल है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है। आपको बताना है कि इसमें से किस प्रकार के कोयले उच्चतम गुणवत्ता के होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एंथ्रासाइट कोयला, डी आंसर राइट हो जाएगा एंथ्रासाइट कोयला। इसके बाद आपका आ जाता है 39 नंबर सवाल से आपका हिंदी। हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं, आपके लिए गुड न्यूज़ है, मैं आपको पहले बता दूं। आपके लिए हिंदी के मैं अब डेली 2 सेट कंप्लीट करवाने वाला हूं, जो कि रात को डेली आपका 7:30 बजे या फिर जिस भी टाइम भी आपको हो मैं करवा दूंगा। टाइम उसका मैं एक तरीके से कोशिश करूंगा कि फ़िक्स रखूं। तो आप मुझे आज की इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताओगे कि हिंदी के लिए आपके 2 सेट यानी कि अगर मैं बात करूँ तो 38 और 38 कितना हो गया आपका, 38 दूना 76, यानी टोटल मिला करके मैं आपके 76 क्वेश्चंस कंप्लीट करवाऊंगा। 2 सेट में कंप्लीट करवाऊंगा, 38 और 38 का 2 सेट में कंप्लीट करवाऊंगा हिंदी का डेली। तो आप उसके लिए टाइमिंग बता दीजिए कि कितने टाइम इस क्लास को रखा जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि गाइस मैं उस टाइम आपकी क्लास लूँ और आपको भी उसका फ़ायदा मिल पाए। क्योंकि जब आपको टाइम ना रहे और मैं क्लास लूँ तो उस मेरे क्लास लेने का मतलब क्या है। इस वजह से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके टाइम जो है बता दीजिएगा कि कितने बजे क्लास आपको चाहिए। हिंदी के डेली 2 सेट करवाऊँगा। सवाल वही रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं या आने की संभावनाएँ हैं, वही सवाल मैं रखूँगा। तो कमेंट सेक्शन में मैं आपकी इस राय को जानना चाहूँगा। ऑफलाइन कमेंट में भाई, ऑनलाइन जो आप लाइव चल रहा है इस पर नहीं, क्योंकि मैं इस पर नहीं देख पाऊँगा। तो आप जो नीचे ऑफलाइन कमेंट सेक्शन दिख रहा है ना, उस पर कमेंट करके मुझसे ज़रूर बताइएगा। ओके भाई, चलिए बढ़ते हिंदी के सवालों की तरफ। हिंदी के सवालों में पहला सवाल आपके सामने है, 39 नंबर है, मुदित मनोहर मानस देखा, इसमें कौन सा अलंकार है। देखिए, पंक्ति जो है क्या है, मुदित मनोहर मानस देखा, इसमें अलंकार अगर देखा जाए तो मैं वर्ण की आवृत्ति लगातार हो रही है, 3 बार मैं वर्ण की आवृत्ति। जहाँ पे भी 2 से ज़्यादा बार किसी भी वर्ण की आवृत्ति हो जाए वहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो बी उत्तर आपका राइट हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, इजी क्वेश्चन है, उत्साह हो जाएगा, डी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि दमिनी दमक रही घनमाही, खल के प्रति झथा धिर राही, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है। दामिनी दमक रही घनमाही, खल के प्रति जथा थिर नाही। इसमें अगर अलंकार की बात करूं तो अगर आप इसमें छंद की बात करूं तो इसमें अगर आप मात्रा लगाओ तो आपका 2 1 1 1 1 1 1 2, ये 2 1 1 2 और 1, यानी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो मात्राएं हो बैठ रही हैं वो 16 16, इसमें भी आपका 16, इसमें भी अगर आप निकालोगे तो 16 ही निकलेगी। मैं दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक यहाँ पे 15, एक यहाँ पे 16, तो यहाँ पे भी आपका 16 ही है, मतलब चौपाई आपका हो जाएगा, सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से भाववाची का उदाहरण कौन सा है। भाववाची जो होते हैं इसमें असमर्थता दर्शाई जाती है, ये बात आप जानते ही हैं। तो अगर कहा जाए भाववाची का उदाहरण जो है इसमें ये हो जाएगा, शीला से खाया नहीं जाता, डी उत्तर राइट हो जाएगा। शीला से खाया नहीं जाता ये जो है भाववाची का उदाहरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये वाक्य में कौन से चिन्ह लगे हुए हैं, या फिर जो ये वाक्य दिया गया है इसमें जो ये चिन्ह लगा हुआ है इसे आप क्या कहोगे।
अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो आप जानते हैं कि किसी के कहे गए कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और उद्धरण चिन्ह जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इकहरा उद्धरण और एक होता है दोहरा उद्धरण। तो यहाँ पे दोहरा उद्धरण लगा हुआ है तो ये उद्धरण चिन्ह की ही कैटेगरी में आएगा। सी आंसर राइट हो जाएगा उद्धरण चिन्ह। तो किसी की भी कही गई बात को या कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला है आपके सामने, यह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद क्या है। यह काम नहीं करता इस वाक्य में अव्यय। अब देखिए अव्यय की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो यह जो है आपका ये सर्वनाम हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा दोस्त, कॉल आ गई थी एक। देखिए अगर मैं 44 नंबर की बात करूं तो ये है जो आपका ये सर्वनाम हो जाएगा। काम जो है आपका यहाँ पे अगर कहा जाए तो ये संज्ञा बैठ रहा है, कोई भी काम करना है संज्ञा है, नहीं आपका जो है ये अव्यय पद है। तो सी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। री की मात्रा का, अब देखिए री की मात्रा का अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे जो आपका ये रे लगा हुआ है ये नहीं है। वर्षा में भी आपका यहाँ पे भी रे फल लगा है और रिपु में भी आपका रे लगा है। दृष्टि में अगर कहा जाए तो दा के नीचे जो रा लगा हुआ है ये आपका री की मात्रा है। तो डी उत्तर राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने कि सय का उच्चारण स्थान क्या है। इस सय का उच्चारण स्थान क्या है, जी तालव्य वाला सा है, मतलब तालु। बी आंसर राइट हो जाएगा आपका तालु। तो सय का उच्चारण स्थान इसमें क्या हो जाएगा आपका तालु। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से र व्यंजन नहीं है। र जो है ये व्यंजन नहीं है। किसमें र व्यंजन नहीं है, मात्र में आपका र लगा हुआ है, त में र लगा हुआ है, मूर्धा में भी आपका रा लगा है, क्रम में भी आपका रा लगा है, लेकिन मातृभूमि में रा नहीं जबकि री लगा हुआ है। तो यहाँ पे डी उत्तर आपका राइट हो जाएगा। संज्ञा का भेद नहीं होता, मतलब ये है कि इसमें से कौन सा है जो संज्ञा का भेद नहीं है। 48 नंबर में आपको बताना है कि कौन सा है जो संज्ञा का भेद नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे संज्ञा के भेद की बात करूँ तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, निजवाचक जो है संज्ञा नहीं एक सर्वनाम है। तो निजवाचक जो है संज्ञा नहीं बल्कि एक सर्वनाम है। तो सी उत्तर आपका राइट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आपको ये बताना है कि इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग, अब देखिए अगर मैं बात करूँ तो बचत, उनकी बचत इतनी है, इतनी कहते हो तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। प्यास उनकी बुझ गई, हानि होती है, वचन दिया जाता है। तो ए उत्तर हो जाएगा, या फिर वचन निभाया जाता है। तो ए आंसर आपका पुल्लिंग हो जाएगा। अगला है कि सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द। 50 नंबर में आपको ये बताना है कि सदा बहुवचन में कौन सा प्रयोग होगा। देखिए घर का घरों घर आप कह सकते हैं। प्रत्येक जो है आपका ये एक वचन में होता है। दर्शन जो है आपका सदैव बहुवचन में होता है। तो सी आंसर आपका राइट हो जाएगा, दर्शन। अगला है कि हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। वाक्य में रेखांकित पद क्या है। बहन को, इसमें आपको बताना है कि कौन सा पद कारक है। तो बहन को यानी कि कर्म को, तो आपका हो जाएगा ए आंसर, कर्म को राइट हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट वाले आपके सामने कि क्या आप घर भी जाएंगे। वाक्य में रेखांकित पद आपको बताना है। मतलब ये जो है यहाँ पे ये लिखा हुआ है आप, ये क्या है, संज्ञा है नहीं, विशेषण नहीं, सर्वनाम बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो आप है आपका एक प्रकार का सर्वनाम है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 53 नंबर, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। वाक्य में रेखांकित पद आपको बताना है। धार्मिक व्यक्ति में रेखांकित, धार्मिक जो है ये क्या है। देखो ना तो ये कोई धार्मिक जो है आपका, ये धार्मिक जो है ये क्या है, मतलब ये पूछ रहा है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये धार्मिक जो है ये धर्म तो आपका संज्ञा हो जाएगा, लेकिन धार्मिक ये संज्ञा नहीं है, सर्वनाम भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है, विशेषण हो जाएगा। डी उत्तर राइट हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि निम्न में से तद्भव शब्द आपको पहचानना है। आपको ये बताना है कि इसमें से तद्भव क्या है। मयूर जो है आपका तत्सम है, इसका जो तद्भव है ये मोर होता है। मानसिक जो है आपका ये भी तद्भव है, मस्तिष्क इसका होता है। पक्षी जो है ये भी नहीं होगा। कपूर जो है आपका तद्भव शब्द है, क्योंकि कपूर का जो तत्सम होता है ये कर्पूर होता है, ये बात आप जानते हैं। तो ए आंसर राइट होगा। नेक्स्ट है, सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जो सब कुछ जानता हो, इसके लिए आप एक शब्द क्या बताएंगे। बहुज्ञ, जो बहुत जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसे आप सर्वज्ञ कहेंगे। तो बी उत्तर राइट हो जाएगा, सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ। बी उत्तर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्थान शब्द का विलोम आपको बताना है। उत्थान शब्द का विलोम आपको बताना है। राइट हो जाएगा आपका पतन। उत्थान का पतन होता है, ए आंसर राइट हो। देखिए अगर आप अपने इस परिवार के पुराने सदस्य हैं तो आपको पता है, लेकिन अगर आप अभी नए नए जुड़े हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एक रामबाण ई बुक लाई गई है, जिसमें जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको मिल रहा है। ई बुक जो है इमेज कलरफुल के साथ बनाई गई है ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए।
खास बात तो ये है कि इमेज और कलरफुल इसलिए बनाया गया है ताकि ये जो है आपको आपके पढ़ने में रुचि बढ़ाए। दूसरी बात मेरे प्यारे भाई, 60% का डिस्काउंट चल रहा है। दाम इसका 99 रुपये है, लेकिन अभी ये आपको 39 की मिल रही है। तो अभी आपको ये मात्र 39 की मिल रही है क्योंकि इस पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अदरवाइज़ दाम तो इसका 99 है, लेकिन अभी 60% डिस्काउंट के साथ आपको मात्र 39 की मिल जाएगी। हाँ, अगर आपको इसका डेमो पेज देखना है तो दिखा दे। तो आप एक बार यहाँ पर इस ई बुक का डेमो पेज देख लीजिए, कितने बेहतरीन तरीके से और कितने लाजवाब कंटेंट के साथ ये ई बुक तैयार की गई है, जो खास आपके लिए है। स्पेशल यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए है। जो बच्चे जीके विषय से डरते हैं उनके लिए खास है, क्योंकि जीके जो बेहतरीन तरीके से समझाया गया है और बहुत ही लाजवाब कंटेंट के साथ। आप देख लो एक बार, आप एक बार इसका डेमो पेज देख लीजिए। बाकी 60% का डिस्काउंट तो आपको मिल ही रहा है। ये अगर आपको इसके लेना है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा 8948667652। इस पर आपको व्हाट्सएप करना है। यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी 60% डिस्काउंट के साथ मात्र 39 रुपये में। तो ये एक बार नंबर नोट कर लीजिए 8948667652। इसी पर आपको व्हाट्सएप करना है, यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी। बाकी मेरे प्यारे भाई, जो भी आपके मन में डाउट है आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको ये बताना है कि इसमें से देवता का पर्यायवाची जो है किसमें नहीं है। सूर्य देवता होता है, अमर भी देवता होता है, देव भी, लेकिन सुधाकर नहीं होता। डी आंसर राइट हो जाएगा। सही अर्थ वाला युग्म नहीं है, मतलब ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। देखो, अनिल का मतलब होता है हवा यानी बयार, और अनिल का मतलब होता है आग, सही है। अली का मतलब मोर, ये गलत है। अली का मतलब सखी, ठीक है। जो अली का मतलब होता है ये भौरा होता है, तो अली का जो मतलब होता है ये भौरा होता है, और अली का मतलब सखी होता है। तो बी उत्तर आपका गलत दिया गया था। बाकी आदि का मतलब जो होता है ये आरंभ होता है। आदि का मतलब होता है अभ्यस्त, यानी जिसकी आदत पड़ गई हो। जलल, यहाँ पे जलल नहीं, ये जलज है, तो ये जलज का मतलब होता है कमल, और जलद का मतलब जो होता है ये आपका हो जाएगा यहाँ पे बादल, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा, ये गलत दिया गया था। तो यहाँ पे अगर कहा जाए बी और डी दोनों गलत है, लेकिन मुख्य रूप से आप बी को मानेंगे, डी को मैंने यहाँ पे सही कर दिया है। जलद के यहाँ पे समुद्री बादल होगा। अगला है कि पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता। देखिए, पत्र का अर्थ जो है नहीं होता। पत्र का पत्ता भी होता है, चिट्ठी भी होता है, लेख भी होता है, पंख नहीं होता। तो बी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। सदैव शब्द में संधि आपको बताना है। सदैव शब्द में संधि आपको बताना है कि सदैव में संधि कौन सी होगी। सदैव, सदा प्लस एव, यानी कि इसमें मात्रा लग गई है डबल की, तो वृद्धि हो जाएगा। सी आंसर राइट हो जाएगा। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग आपको बताना है। प्रत्येक में उपसर्ग क्या होगा। प्रत्येक, प्रत्येक में प्रति और धन एक, एक आपका मूल शब्द हो जाएगा। प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, तो प्रत्येक में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय बताइए। वैज्ञानिक शब्द में विज्ञान आपका जो है मूल शब्द है, एक प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये आपका राइट हो जाएगा बी आंसर एक। वैज्ञानिक में एक प्रत्यय है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा क्या होगा। बहुत दिनों बाद दिखना, इस अर्थ के लिए मुहावरा क्या होगा। कोसों दूर होना, ये बात अलग। गुलदड़ी का गाल लाल होना, अब तब होना, राइट होगा आपका सी आंसर। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखना का मतलब है ईद का चांद होना। सी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। मुहावरे का या लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। मतलब कहीं भी ठौर ठिकाना ना होना। राइट हो जाएगा डी आंसर। निम्न में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। अशुद्ध कौन सा है। देखिए, मैं अभ्यास कर रहा हूँ, सही है। शोभना बहुत मीठा गाती है, ये भी सही है। आप मीठा मधुर कुछ भी कह सकते हैं। पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, ये भी सही है। लेकिन कृष्णा जी के अनेकों नहीं, कृष्णा जी के अनेक नाम हैं। अनेक जो है अपने आप में खुद बहुवचन है, तो ए आंसर राइट हो जाएगा। सद्भावना में समास आपको बताना है। सद्भावना, देखो यहाँ पे अव्ययी भाव नहीं होगा, क्योंकि आप अगर सद यहाँ पे समझोगे तो ये अव्ययी भाव लगेगा। नहीं, सद्भावना का मतलब ही होता है अच्छी भावना। तो सद्भावना का मतलब क्या होता है, अच्छी, साथ में भावना। भावना तो विशेषण और विशेष यहाँ पे लग गया है। अच्छी आपका विशेषण, विशेष आपका भावना, तो कर्मधारय समास बनेगा। सी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब दिया गया है गद्यांश, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ गद्यांश को। सर्दियों के दिन थे, एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन था, वह रेल की पटरी के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नज़र रेल की पटरी पर गई। वह उखड़ी हुई थी। उसने सोचा कि अगर गाड़ी इस पटरी से गुजरेगी तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। अभी वह इससे आगे सोच भी ना पाया था कि गाड़ी की सीटी सुनाई दी। बस फिर क्या था, बालक के सामने ही लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा। बालक कूदकर दोनों पटरियों के बीच खड़ा होकर अपनी कमीज हिलाने लगा। ड्राइवर की नज़र उस बालक पर पड़ गई और उसने ब्रेक लगा दी, लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने क्रोध में आकर पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं, गाड़ी क्यों रोकी। बालक ने रेल की उखड़ी हुई पटरी दिखाई और कहा, अगर मैं ऐसा ना करता तो सैकड़ों की जान चली जाती।
अब इस गद्यांश से रिलेटेड सवाल दिया गया है। सवाल कह रहा है बच्चे का कमीज हिलाना क्या व्यक्त करता है। बच्चे की कमीज हिलाना मतलब बच्चे की सूझबूझ को व्यक्त करता है। राइट होगा ए आंसर। रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया। लोको पायलट को क्रोध क्यों आया। गाड़ी लेट हो रही थी। बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था। बिल्कुल बी उत्तर हो जाएगा। बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था। बी आंसर राइट होगा। टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति क्या आया होगा। यानी टूटी पटरी को जब बच्चे ने दिखाया तो ड्राइवर के मन में उस बच्चे के प्रति क्या आया होगा। दुख का भाव, निंदा का भाव, क्रोध का भाव, नहीं, शाबाशी देने का भाव कि हाँ इन्होंने लाखों की जान बचाने का काम किया। तो सी आंसर राइट होगा। लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है। त्याग को, उत्साह को, धैर्य को, नहीं, परहित को। यानी अब ये जो है ये खुद स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा है, ये दूसरों के हित के लिए कर रहा है। तो डी हो जाएगा परहित। बच्चे ने घड़ी क्यों देखी। क्योंकि उन्होंने घड़ी इसलिए देखी थी क्योंकि ट्रेन के आने का समय हो रहा था। तो बी उत्तर हो जाएगा। ट्रेन के आने का समय हो रहा था। अगला है कि गोदान जो है किसकी रचना है। इजी क्वेश्चन है। राइट हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद की। ए आंसर राइट होगा। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कीर्ति पर मिला है। तो यामा पर। सी आंसर राइट होगा। जो इजी क्वेश्चन है भाई उसमें टाइम बर्बाद करना कोई भी मकसद नहीं है। अगला है कि अज्ञे जी को किस कीर्ति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो ये हो जाएगा आपका कितनी नाव में कितनी बार। अज्ञे जी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है ये कितनी नाव में कितनी बार पे मिला है। अज्ञे जो है इनका पूरा नाम अगर कहा जाए तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला आपके सामने कि उर्वशी के रचनाकार कौन है। उर्वशी के रचनाकार हैं ये हैं रामधारी सिंह दिनकर। बी उत्तर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइज जो आपके क्वेश्चंस थे ये कंप्लीट हो चुके हैं। 75 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट कर दिया है। आई होप ये आज की हमारी आपको मेहनत जो है अच्छी लगी होगी। भाई अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली जो क्लासेस हैं इसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करें। बाकी कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल बटन को जब आप सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दोगे तो आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहेगा। तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में इतना ही। मिलते हैं इसके बाद एक नई बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान शिद्दत के साथ पढ़ाई करते रहिए। बाकी जो मैंने आपसे पूछा है कि हिंदी की जो डेली में 2 सेट करवाने वाला हूँ उसकी टाइमिंग क्या रखी जाए, इस पर आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि उसके लिए टाइमिंग आपकी क्या रखी जाए। 2 सेट में डेली कंप्लीट करवाऊंगा जो कि बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस होंगे। तो आप गाइज अपनी इस पर राय ज़रूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं इसके बाद देखो नई वीडियो में। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।